जब लुइस और इयान यान के पास पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि हर 18 घंटे में यान का एक दरवाज़ा खुलता है। वो दरवाज़ा इतना बड़ा था कि इंसान आसानी से अंदर जा सके। यान के अंदर जाते ही उन्होंने महसूस किया कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण अलग था। ऐसा लगा जैसे वे तैर रहे हों। वहाँ एक लंबा दालान था जिसे पार करके वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के एक किनारे पर एक विशाल दीवार जैसी संरचना थी। जब वहाँ एक कैमरा लगाया गया और हवा की जांच के लिए एक पक्षी छोड़ा गया। उनके 7 पैर थे और उनके शरीर बेलनाकार थे। लुइस और इयान ने इन अजीब जीवों को हेप्टापोड्स कहना शुरू किया। 4 दिन पहले 13 शंख के आकार के बड़े बड़े यान धरती के वायुमंडल में आए और 13 अलग अलग जगहों पर उतर गए। ये यान बस एक जगह पर ऊपर की ओर तैरते रहे, बिना हिले डुले। जिन देशों में ये यान पहुंचे वहां तुरंत सैन्य बल तैनात किए गए। अमेरिका ने भी तेजी से कार्रवाई की और 2 खास लोगों को बुलाया। एक थी लुइस जो भाषाओं की विशेषज्ञ थी और दूसरे थे इयान जो एक गणितज्ञ और भौतिकी के प्रोफेसर थे। इन दोनों को एक खास बेस पर भेजा गया। वहां का मुख्य काम था इन एलियन से संपर्क करना और उनकी भाषा को समझना। सभी 12 देशों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया ताकि एक दूसरे से हर जानकारी साझा कर सकें। सभी तैयार थे कि अगर कुछ गलत हो तो तुरंत कार्रवाई कर सकें। जब लुइस और इयान यान के पास पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि हर 18 घंटे में यान का एक दरवाज़ा खुलता है। वो दरवाज़ा इतना बड़ा था कि इंसान आसानी से अंदर जा सके। उन्होंने सुरक्षा के लिए भारी सूट पहना और सैन्य सुरक्षा के साथ अंदर गए। यान के अंदर जाते ही उन्होंने महसूस किया कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण अलग था। ऐसा लगा जैसे वे तैर रहे हों। वहाँ एक लंबा दालान था जिसे पार करके वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के एक किनारे पर एक विशाल दीवार जैसी संरचना थी जिसके पीछे सफ़ेद कोहरा था। जब वहाँ एक कैमरा लगाया गया और हवा की जांच के लिए एक पक्षी छोड़ा गया तो कोहरे से 2 अजीब जीव बाहर निकले। उनके 7 पैर थे और उनके शरीर बेलनाकार थे। लुइस और इयान ने इन अजीब जीवों को हेप्टापोड्स कहना शुरू किया। अब उनका काम था इनसे बात करना और समझना कि वे क्यों आए हैं। लुइस और इयान ने हेप्टापोड्स की गुनगुनाहट रिकॉर्ड की, लेकिन उनकी आवाज़ का मतलब समझने में मुश्किल हो रही थी। सेना का दबाव बढ़ने पर दोनों ने दूसरा संपर्क शुरू किया। लुइस ने एक बोर्ड पर मानव शब्द लिखा और खुद की ओर इशारा किया। हेप्टापोड्स ने यह इशारा समझा। उनमें से एक ने अपना पैर बढ़ाया और स्याही छिड़की। स्याही से एक प्रतीक बना। दूसरे हेप्टापोड ने भी ऐसा ही किया, लेकिन एक अलग प्रतीक बनाया। इन दोनों प्रतीकों के मिलने से एक नया अर्थ निकला। तभी एक अधिकारी लुइस के पास आया और सवाल किया कि उसने इंसानों की भाषा उन्हें क्यों दी। लुइस ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब कैप्टन जेम्स कुक का जहाज ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो उनके दल के एक नाविक ने एक जानवर की ओर इशारा करके पूछा, ये क्या है? आदिवासियों ने जवाब दिया, कंगारू। बाद में पता चला कि कंगारू का मतलब था, मैं समझ नहीं पाया। लुइस ने ये कहानी सुनाकर समझाया कि वह गलतफहमियों से बचना चाहती थी। अधिकारी को मना लिया गया, लेकिन उसने कहा कि अगली बार से लुइस को शब्दावली की एक सूची बनानी चाहिए। लुइस ने साधारण शब्द चुने, जैसे खाना और जाना। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, आप यहाँ क्यों आए हैं? इसका जवाब पाने के लिए 2 बातें जरूरी थीं। पहला, क्या हेप्टापोड सवाल समझते हैं? और दूसरा, क्या वे उद्देश्य की अवधारणा को समझ सकते हैं? लुइस ने सोचा कि पहले बुनियादी शब्दों से शुरुआत करना बेहतर रहेगा। लुइस और इयान ने हेप्टापोड्स के साथ तीसरा संपर्क शुरू किया। इस बार उनके पास पर्याप्त शब्द थे जो उन्होंने पहले तैयार किए थे। लुइस ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने देखा कि जिस वातावरण में पक्षी था वो सुरक्षित था। इयान की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए लुइस ने अपना भारी सुरक्षात्मक सूट उतार दिया और धीरे धीरे आईने के पास गई। उसने बोर्ड पर अपने नाम की ओर इशारा किया और फिर खुद की ओर। हेप्टापोड्स ने इसे तुरंत समझ लिया। उन्होंने स्याही से एक नया प्रतीक बनाया। दूसरा हेप्टापोड भी इसी तरह का प्रतीक बनाता है। लुइस और इयान समझ गए कि ये प्रतीक उनके नामों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हालांकि वे उन्हें बोल नहीं सकते थे। जब लुइस वापस आई तो उसे थोड़ी अजीब सी अनुभूति हुई। अचानक उसकी आंखों के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। ये कुछ ही पल का था और वह ठीक से समझ नहीं पाई कि उसने क्या देखा। डॉक्टरों ने उसकी जांच की, लेकिन विकिरण या किसी संक्रमण के कोई संकेत नहीं मिले। उनका मानना था कि लुइस शायद थकावट से गुजर रही थी। लेकिन जैसे जैसे हेप्टापोड से बातचीत आगे बढ़ी, लुइस को ये विचित्र दृश्य बार बार दिखाई देने लगे। उसने एक छोटी लड़की को देखा जिसे वह पहचानती नहीं थी, लेकिन वह अजीब तरह से जानी पहचानी लगती थी। दिन बीतने के साथ लुइस और इयान ने हेप्टापोड्स की भाषा के कुछ प्रतीकों को समझना शुरू कर दिया। यह भाषा पूरी तरह प्रतीकों के जरिए अर्थ व्यक्त करती थी। इस बीच पाकिस्तान के शोधकर्ताओं ने हेप्टापोड्स की लेखन प्रणाली का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि उनकी लेखन प्रणाली सीधी रेखाओं पर आधारित नहीं थी। इसे गैर रेखीय लेखन प्रणाली कहा गया। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति दोनों हाथों का इस्तेमाल करके एक साथ लिख रहा हो। एक वाक्य लिखने के लिए न केवल ये सोचना होता था कि कौन सा हिस्सा ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे, बल्कि यह भी कि पूरे वाक्य का हर हिस्सा एक साथ कैसे जुड़ेगा।
हेप्टापोड्स 2 सेकंड में अपने प्रतीक लिख सकते थे। उनके हर प्रतीक में इतनी गहराई होती कि उसे समझने में महीनों लग सकते थे। अगर इंसान को ऐसा कोई प्रतीक लिखना होता तो शायद यह महीनों में भी पूरा न हो पाता। इस बीच दुनिया में हड़कंप मच गया। किसी ने हेप्टापोड्स की एक तस्वीर ऑनलाइन डाल दी और इससे लोगों के मन में डर बैठ गया। तर्क पीछे छूट गया और अब कई लोग उनके खिलाफ युद्ध की बात करने लगे। लुईस और इयान जानते थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उस रात लुईस को फिर एक अजीब सा सपना या विजन आया। उसने वही छोटी लड़की देखी जो उसे माँ कह रही थी, लेकिन इस बार लुईस ने महसूस किया कि उसका पति उनके साथ नहीं है। ऐसा लगा जैसे किसी कारण से वो उन्हें छोड़कर चला गया हो। लड़की के हाव भाव से लुईस ने महसूस किया कि वह किसी गंभीर बीमारी से जूझने वाली है। ये सोचकर लुईस का दिल बैठ गया। लुईस अचानक उठ गई और आराम कक्ष में लौट आई। वहां इयान मौजूद था। उसने देखा कि लुईस परेशान लग रही है। इयान उसकी हालत को देखकर चिंतित था। उसने समझाने की कोशिश की कि शायद ये सब दबाव और थकावट का असर है, लेकिन लुईस के दिल में ये सवाल गूंज रहा था कि क्या इन सपनों का मतलब हेप्टापोड्स से जुड़ा हुआ है। लुईस ने महसूस किया कि हेप्टापोड्स की भाषा में डूबने से उसकी सोचने समझने की प्रक्रिया बदल रही थी। अगले दिन जब उन्होंने हेप्टापोड्स के साथ संपर्क किया तो उन्हें लगा कि अब वे उनके सरल प्रतीकों को समझने और वर्तनी करने में सक्षम हो गए हैं। इस प्रगति के साथ उन्होंने आखिरकार सबसे बड़ा सवाल पूछा, पृथ्वी पर आने का आपका उद्देश्य क्या है? हेप्टापोड्स ने जवाब दिया, हथियार पेश करें। ये सुनकर हलचल मच गई। लुईस को लगा कि शायद उन्होंने हथियार और उपकरण के शब्दों को उल्टा समझा है। उसने सोचा कि यह किसी काव्यात्मक भाषा का उपयोग हो सकता है, लेकिन उच्च अधिकारी इसे गंभीर खतरा मान रहे थे। उन्होंने लुईस और इयान को इस जानकारी को गोपनीय रखने का आदेश दिया। इसी बीच चीन और रूस ने बाकी देशों से संपर्क तोड़ दिया। रिपोर्ट आई कि चीन ने भी संदेश को डिकोड कर लिया है और हथियार का अर्थ समझ लिया है। ये जानने के बाद कई देशों ने आपसी संवाद बंद कर दिया। इस तनावपूर्ण माहौल में कोई नहीं देख पाया कि अमेरिकी सैनिकों की एक टीम गुपचुप अंतरिक्ष यान के पास पहुंची। उन्होंने हॉल के अंदर, जहां हेप्टापोड्स से संपर्क होता था, एक बम लगा दिया। लुईस और इयान को इस खतरे की कोई जानकारी नहीं थी। लुईस और इयान सवालों के जवाब पाने के लिए हॉल में लौटे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाते, हेप्टापोड्स ने लुईस को दर्पण के पास खड़े होने का इशारा किया। उनमें से एक ने स्याही छिड़की और लुईस को मार्गदर्शन दिया कि वह एक प्रतीक लिखे। जब लुईस ने प्रतीक लिखना शुरू किया, उसे एक और दृश्य दिखा। इस बार उसने खुद को एक बच्ची को जन्म देते हुए देखा। ये दृश्य इतना असली और जीवंत था कि उसे लगा जैसे ये भविष्य की एक झलक है। हेप्टापोड्स में से एक ने बड़ी मात्रा में स्याही छिड़की। इससे ऐसा लगा कि वे उसे कुछ बड़ा समझाने वाले हैं। उस क्षण लुईस के भीतर अजीब सी कश्मकश थी। भविष्य की ये झलकियां क्या थीं, और क्या उनका संबंध हेप्टापोड्स के साथ हो रहे इस संवाद से था? लुईस और इयान विस्फोट से बमुश्किल बच पाए। हेप्टापोड्स ने उन्हें जहाज से बाहर निकाल दिया और विस्फोट से ठीक पहले वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिए गए। लुईस जब होश में आई तो उसने खुद को अस्थायी बेस पर पाया। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि विस्फोट सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा था, ताकि हेप्टापोड्स को जवाबी कार्रवाई से रोका जा सके। लेकिन जैसे ही अधिकारी ने बोलना खत्म किया, धरती जोर से हिल गई। हेप्टापोड्स का जहाज ऊपर उठ गया, जैसे वे स्पष्ट संकेत दे रहे हों कि वे अब आगे संवाद करने के इच्छुक नहीं हैं। इयान और लुईस ने बचे हुए प्रतीकों को डिकोड करने की कोशिश शुरू की। इयान ने देखा कि कुछ प्रतीक बार बार क्लस्टरों में दिखाई देते थे, लेकिन पूरी सामग्री अधूरी थी। उनके पास मौजूद प्रतीक पूरे संदेश का केवल 12वां हिस्सा थे। इयान ने निष्कर्ष निकाला कि 12 देशों के पास मौजूद प्रतीकों को जोड़कर ही पूरा संदेश समझा जा सकता है। उन्होंने ये जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देश एक दूसरे से संवाद करने के बजाय अलग थलग हो गए थे। तनाव चरम पर था और कोई भी अपना डाटा साझा करने को तैयार नहीं था। उसी रात लुईस को एक और अजीब दृश्य दिखा। उसने आसमान से छोटे जहाजों को उतरते देखा। उसने अपनी दृष्टि का अनुसरण करते हुए हेप्टापोड्स द्वारा छोड़े गए छोटे यान तक पहुंचने का निर्णय लिया। यान उसके सामने उतरा और वो उसके अंदर चली गई। दरवाजा बंद हुआ और जब फिर से खुला तो उसने खुद को दर्पण के दूसरी ओर पाया। चारों तरफ सफेद धुंध थी और हेप्टापोड्स की गूंजती आवाजें वातावरण में तैर रही थीं। इस बार लुईस ने हेप्टापोड्स का पूरा रूप देखा। हेप्टापोड्स ने लुईस से संवाद किया और बताया कि उन्होंने उसे बचाने का फैसला क्यों किया। उनकी भाषा और दृष्टि के जरिए लुईस को ये समझ में आने लगा कि वे उसे कुछ अद्वितीय सिखाने आए थे, समय और भविष्य को समझने की उनकी अनोखी क्षमता। लुईस ने महसूस किया कि उनकी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं थी, बल्कि यह समय के अनुभव को बदलने की एक कुंजी थी। हेप्टापोड्स में से एक विस्फोट में मारा गया था, जिससे लुईस और इयान गहरे दुख में थे। उन्होंने हेप्टापोड्स के सामने अपनी माफी और चिंता व्यक्त की, साथ ही यह उम्मीद जताई कि वे आसन्न युद्ध को रोक सकते हैं। हेप्टापोड्स ने जवाब दिया कि उन्होंने पहले ही इंसानों को हथियार दे दिया है। लुईस समझ गई कि यह हथियार उनकी भाषा थी, जिसमें समय को पार करने की अद्भुत शक्ति थी। लुईस को यह भी पता चला कि हेप्टापोड्स को 3145 वर्षों में मानवता की मदद की आवश्यकता होगी।
उन्होंने बताया कि लुईस जो भविष्य के दर्शन देख रही थी वे उनकी भाषा पर पकड़ का परिणाम थे। सब कुछ समझाने के बाद हेप्टापोड्स धीरे धीरे धुंध में गायब हो गए। जब लुईस जहाज से उतरी तो उसने देखा कि सभी हेप्टापोड जहाज आसमान से गायब हो चुके थे, लेकिन धरती पर हालात अभी भी तनावपूर्ण थे। हर देश युद्ध के लिए तैयार था और लुईस का बेस भी आपातकालीन निकासी की प्रक्रिया में था। लुईस के पास ज्यादा समय नहीं था। उसने हेप्टापोड भाषा के प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए भविष्य की घटनाओं को देखना शुरू किया। उसने वो सब कुछ याद किया जो उसे शांति कायम करने के लिए करना था। 18 महीने बाद लुईस ने हेप्टापोड भाषा पर एक पुस्तक प्रकाशित की और इसे पढ़ाने के लिए दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में गई। उसने जनरल शांग से मुलाकात की जो चीन के सैन्य कमांडर थे। जनरल शांग ने उसे धन्यवाद दिया और वह पल याद दिलाया जब उसने अपने निजी नंबर के जरिए उनसे संपर्क किया था, लेकिन उस समय लुईस को उनका नंबर नहीं पता था। फिर एक खास पल में लुईस को एहसास हुआ कि वह खुद भविष्य में इस बातचीत के दौरान जनरल शांग से उनके अंतिम शब्द सुनने वाली थी। ये शब्द उनकी दिवंगत पत्नी के थे। उसी पल लुईस ने हेप्टापोड भाषा की शक्ति को पूरी तरह समझ लिया। अंतिम क्षणों में लुईस ने एक महत्वपूर्ण कॉल की। उसने जनरल शांग को वो संदेश दिया जो भविष्य में उसने उनसे सीखा था। ये संदेश ही युद्ध रोकने की कुंजी साबित हुआ। लुईस ने हेप्टापोड से मिले ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए इतिहास का वह रास्ता चुना जिससे शांति सुनिश्चित हो सके। 28 मिनट बाद जनरल शांग ने एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने शत्रुता को तुरंत समाप्त करने की घोषणा की और यह भी बताया कि उन्होंने हेप्टापोड्स द्वारा दिए गए सामग्री के 13वें हिस्से को बाकी देशों के साथ साझा कर लिया है और युद्ध का खतरा टल गया। उसी समय सभी हेप्टापोड जहाज आकाश में उठ गए और पृथ्वी से चले गए। लुईस का ध्यान अब अपने भविष्य की ओर गया। उसने देखा कि वह इयान से शादी करेगी और उनकी एक प्यारी सी बेटी होगी। उन पलों को पूरी तरह जीना जो वाकई मायने रखते थे। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अपना नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। इससे वास्तव में मेरे चैनल को मदद मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद।